नमस्कार दोस्तों, राजकीय अपडेट में आपका स्वागत है। हम आ चुके हैं लेकर के एक न्यू अपडेट वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, और फिर जानेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन से क्या चुनौतियां आ रही हैं, और जो कोविंद कमेटी बनाई गई थी इसके इशू के बारे में बात करने के लिए, उसकी कमेटी की रिपोर्ट दोस्तों आ चुकी है, जो कि आज बहुत बड़ी न्यूज़ होने वाली है कि इस कमेटी की रिपोर्ट क्या है। तो हम तीनों मुद्दों पे बात करेंगे। तो आइए बारी बारी से देखते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं कि इस वन नेशन वन इलेक्शन से क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। अगर फ़ायदे की बात करें तो इससे खर्चा बचेगा, क्योंकि जब एक इलेक्शन बार बार देश में होते रहते हैं तो उसमें से बहुत सारी जो कास्ट आती है, जो है खर्च होते हैं चुनावी प्रक्रिया में, तो वो सारे खर्चे बचेंगे। और अगर बात करें प्रशासनिक कास्ट घटेगी दूसरा नंबर पे, यानी प्रशासनिक कास्ट यानी जो इसमें से मैन पावर लगता है, अलग अलग कर्मचारी, अलग अलग पुलिस प्रशासन इसमें से लगता है, उसकी जो है कास्ट घट जाएगी ओवरऑल, और जिससे उनके लिए टाइम समय भी बचेगा। तीसरे और मतलब उनकी लोड भी बटेगा, और वो अपना जो इस काम के लिए जो भी कर्मचारी बनाए गए हैं वो अपना काम करेंगे, यानी जो है इस चुनावी प्रक्रिया में नहीं लगे रहेंगे। और इससे और जब साल में हर बार हर दो साल में चुनाव ही होते रहते हैं, तो बहुत सारा जो है कर्मचारियों का यानी समय जो है चुनाव में ही प्रक्रिया में ही लगा रहता है, जिससे वो देश के विकास के लिए जो और काम है उस अपने अपने पद के अनुरूप वो कार्यक्रम कार्य नहीं कर पाते। कहते हैं कि अगर लग जाएगा तो उससे जो है नुकसान क्या क्या होंगे। नुकसान ये होगा कि जैसे कुछ राज्यों में अपनी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, अभी कार्यकाल उनका पूरा नहीं हुआ है, अगर उनके उनके जैसे अभी इलेक्शन करा दिया जाए वन नेशन वन इलेक्शन से, तो उनके कार्यकाल में कटौती होगी और कुछ के कार्यकाल में विस्तार होगा, जो कि भेदभाव होगा। इससे ये भी एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। आगे बात करें क्या नुकसान होगा, तो जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो आगे नहीं बढ़ पाएंगी। इससे केंद्र सरकार होगी वही वर्चस्व दिखाकर आगे जाती रहेगी और जीतती रहेगी। तीसरा बात करें जवाबदेही में कमी, यानी जब प्रत्येक वर्ष में सिर्फ एक बार इलेक्शन होंगे, जिससे नेताओं का ज़्यादा जनता से संपर्क कम रहेगा। इससे एक बार किसी तरह से अगर जीत गए तो 5 साल दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि बीच में चुनाव होते नहीं हैं। क्योंकि अभी तक क्या था, बीच में चुनाव होते रहते, कभी विधानसभा के कभी निकाय चुनाव, उससे नेताओं का संपर्क बना रहा था और यहाँ की क्या है जनता की समस्या थोड़ा सा सुनी जाए। तो एक ये भी मत है कि जो है उनको जवाबदेही की कमी रहेगी, क्योंकि एक बार जीत गए इसके बाद 5 साल बाद भी जवाब देने आना पड़ेगा, बीच बीच में जो उनको संपर्क ही कम रहेगा जो है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन पहले से ही कुछ देशों में चल रहा है, जैसे स्वीडन, बेल्जियम, जर्मनी और फिलीपींस। पहले से ही वहाँ एक बार इलेक्शन हो रहे हैं। भारत की ये मांग कोई नई मांग नहीं है। और दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में भी ये 1952 में, 1957 में, 1962 में, 1967 में एक साथ चुनाव हुए थे, लेकिन 1968 में और 1969 में कुछ राज्य की विधानसभा भंग होने से ये सीक्वेंस बिगड़ गया था। तो फिर अब दोस्तों देखते हैं चुनौतियाँ क्या क्या आने वाली है। दोस्तों, 47 पार्टियां इसमें थी, जिसमें से 32 पार्टियां तो इसके वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में हैं और 15 पार्टी इसके विरोध में हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने के लिए और कुछ जैसे हमको संविधान में और कानून में कई सारे अमेंडमेंट भी करने होंगे। तो ये सारी चुनौतियां आ रही हैं, क्योंकि सारी पार्टियां इसमें समर्थन में नहीं है, और हमको इसमें संविधान और कानून में भी समर्थन वो अमेंडमेंट सुधार जो है करना पड़ेगा। दोस्तों, अब देख लेते हैं कि कोविंद पैनल की रिपोर्ट क्या है। दोस्तों, जैसा कि आपको बताना चाहेंगे कि इलेक्शन के मुद्दे पे पूरा पूरा बात करने के लिए एक गवर्नमेंट ऑफ हाई लेवल कमेटी यानी जो है स्थापना की गई थी, जो कि साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में फैसला कर सके, यानी जो है जो वन नेशन वन इलेक्शन कितना इससे फ़ायदा होंगे, क्या नुकसान होंगे, पूरा मतलब हर मुद्दे पे इस पे पक्ष विपक्ष और जो है इसके जो है सारी मुद्दे पे क्या लाभ होंगे, क्या हानि होंगे, क्या क्या चुनौतियाँ, सब सारी चीज़ें मतलब इसके मुद्दे पे पूरा पूरा वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बात कर सके, उसके लिए कमेटी की स्थापना की गई थी। इस कमेटी में अगर बात करें, इस कमेटी में टोटल 8 सदस्य थे, जिसमें से रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति हमारे आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस कमेटी के अध्यक्ष थे। और इस कमेटी में और सदस्य जो शामिल थे कौन कौन से देख लेते हैं। अमित शाह शामिल थे, अधीर रंजन चौधरी थे, कांग्रेस के लीडर हैं जो कि गुलाम नबी आज़ाद, ये भी थे शामिल थे, और सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे जो कि वरिष्ठ पत्रकार वो है, एडवोकेट हैं, वकील हैं, ये भी शामिल थे, और संजय कोठारी, एन के सिंह, ये आदि लोगों के 8 लोगों की इस पैनल में शामिल थे। और इसके जो अध्यक्ष थे इस कमेटी के रामनाथ कोविंद थे। इनकी अध्यक्षता में पूरी कमेटी बैठी, कई मीटिंगें हुई, और इसमें से आगे इसकी जो है बात करें कि इसकी रिपोर्ट जो है 14 मार्च को रामनाथ कोविंद के द्वारा द्रौपदी मुर्मू यानी हमारे वर्तमान राष्ट्रपति को सौंप दी गई। ये रिपोर्ट 18,626 पेज की है, जिसमें से 11 चैप्टर हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट की कुछ मुख्य मुख्य क्या क्या बातें रही हैं इस रिपोर्ट की।
जैसे लोकसभा चुनाव होते हैं इसके बाद नियुक्त तिथि घोषित की जाएगी, यानी इस नियुक्त तिथि से ही आगे जो इलेक्शन होंगे उसमें ही ये वन नेशन वन इलेक्शन प्रभाव में लागू होगा। और मध्यवधि चुनाव जैसे कुछ बीच बीच में चुनाव होते रहते हैं, या कोई किसी कारण से जो सरकार गिर जाती है, बीच में कोई चुनाव, और तो जो चुनाव बीच में से अब होंगे इसके बाद से इस नियुक्त तिथि के आगे से, उनमें जो है जो उनका कार्यकाल होगा इस तरीके से किया जाएगा कि 2029 तक उनका कार्यकाल खत्म हो जाए, यानी कार्यकाल में उनके कम किया जाएगा, लेकिन जो भी चुनाव होंगे उससे 2029 तक जो है पूरा पूरा उनका जो है समाप्त हो जाएगा कार्यकाल, जो भी चुनाव विधानसभा के हो रहे हैं कोई या कुछ भी हो रहा है। और इसके लिए एक मुख्य बात इसमें बताया गया कि इस कमेटी को लागू करने, इसके मतलब वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए इसमें संवैधानिक परिवर्तन करना पड़ेगा, जिसमें से हमको अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 में संशोधन करना पड़ेगा। फिर अगर बात करते हैं कि इसमें से कानूनी रूप से टिकाऊ तंत्र भी विकसित करना पड़ेगा, यानी इसको सुचारू रूप से लागू हो सके वन नेशन वन इलेक्शन, इसको कानून में मतलब अनुच्छेद में चेंज करने के बाद इसको कानून रूप से भी इसको कुछ नियम और कानून बनाने पड़ेंगे, इससे कोई व्यवधान ना आए। और सरकार गिर जाए तो क्या होगा, अगला मुद्दा है। मान लो अगर इससे से वन नेशन इलेक्शन लागू हो गया फिर बीच में सरकार गिर जा रही है तो उस पर क्या होगा, क्या फिर से तब दोबारा चुनाव हो? क्योंकि अभी तक क्या प्रावधान था कि अभी तक जैसे ही चुनाव बीच में सरकार गिर जाती थी तो पूरी पूरी फिर से 5 साल के लिए सरकार बनती थी। इसीलिए इसी से सीक्वेंस बने, क्योंकि पहले भी हो रहे थे हमारे वन नेशन इलेक्शन, लेकिन उसी समय से सीक्वेंस बिगड़ गया। और क्या होता है कि जैसे भी फिर नई बीच में बन जाती सरकार और 5 साल के लिए हो जाती, इसलिए कहीं पर लोकसभा 5 साल भी वहाँ पे चुनाव नहीं होंगे जहाँ पर पूरा नहीं हुआ है। तो इसमें प्रावधान ये आया है वन नेशन कोविंद समिति में, इससे प्रावधान ये आया है कि जैसे कोई अगर बीच में सरकार गिर जाती है अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा या किसी भी तरीके से, गठबंधन की सरकार थी उससे जो है, तो उसमें जब चुनाव फिर अगले बार होंगे तो जो बचा हुआ कार्यकाल है 2029 तक में या आने वाले 5 साल में, तो उस सिर्फ उतने समय के लिए 2 साल 3 साल जो ही बचेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लें कि अभी 2026 में कोई सरकार बनती है तो वो 2029 तक के लिए सिर्फ 3 साल के लिए वो जो है सरकार बनेगी जो है। तो इस प्रकार से इसमें प्रावधान किए गए हैं, चाहे अविश्वास प्रस्ताव हो गया, चाहे मतलब ओवरऑल जितने समय पे जब उससे चुनाव होंगे तो जो बचा होगा कार्यकाल सिर्फ 2 साल 1 साल 3 साल उतने के लिए सरकार बनेगी, और फिर से 2029 में न्यू सेशन से जो न्यू ईयर आएगा पंचवर्षीय, उससे फिर से सारे चुनाव कंडक्ट कराए जाएंगे लोकसभा विधानसभा के। और इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव होने के बाद 100 दिनों के अंदर हमको निष्काम चुनाव भी करा लिया जाना है। तो ये रही दोस्तों कोविंद समिति की रिपोर्ट। अब इस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी गई है, अब देखते हैं इस पर क्या निर्णय आता है। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो लाइक कर सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक आसानी से अपडेट पहुंच सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।